सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे, सॉल्व कर रहे थे आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के गणित विषय के बहुत ही महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को। यह आपके पवन सीरीज के बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, इनको हम देख रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। 25 क्वेश्चन हमने देख लिए थे फर्स्ट पार्ट में, और सेकंड पार्ट में हम लोग देखने वाले हैं 50 तक, और उससे बचे हुए जो क्वेश्चन रह जाएंगे वह हम देखेंगे थर्ड पार्ट में, और कंप्लीट हो जाएंगे आपके बहुविकल्पी प्रश्न। इसी तरीके से अतिलघुत्तरीय प्रश्नों को भी हम देखेंगे, तो बने रहिए आप। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए, और अगर आपने पिछली वीडियोस या क्लासेस की वीडियोस नहीं देखी हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स नहीं देखे हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको गणित विषय का लिंक मिलेगा। गणित के सामने आपको लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करिएगा। गणित से जुड़ी हुई सारी वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगी। देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 है, बैंक सर्वाधिक ब्याज देता है चालू खाते पे, बचत खाते पे, अस्थाई जमा खाते पे या आवर्ती जमा खाते पे। देखिए, चालू खाता क्या होता है, जिसमें जनरली बिजनेसमैन जो होते हैं वो चालू खाता रखते हैं। इसमें वो लोग राशि जमा करते रहते हैं, निकालते रहते हैं, ठीक है। और दूसरा जो होता है सेविंग्स अकाउंट, बचत खाता जो होता है, जो हम लोग जनरली खुलवाते हैं, चाहे स्टूडेंट्स हो या जनरली जो लोग खुलवाते हैं वो बचत खाता खुलता है, ठीक है। लेकिन सबसे अधिक जो पैसा मिलता है वह होता है अस्थाई जमा खाता। अस्थाई मतलब कि फिक्स है, फिक्स डिपॉजिट है, ठीक है। तो ऑप्शन सा जो होता है फिक्स्ड डिपॉजिट, मतलब आप कुछ समय के लिए उसे फिक्स्ड कर देते हो अमाउंट को, ठीक है। तो इसमें सबसे अधिक ब्याज मिलता है, ऑप्शन सा सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न के 27 है, ब्याज बचत खाता खोला जा सकता है एक नाम से, संयुक्त नाम से या आबा दोनों। तो एक नाम से भी बचत खाता सेविंग्स अकाउंट खोला जा सकता है और संयुक्त नाम से भी, तो ऑप्शन सा सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न के 28 है, लघु गणक के अंतर्गत जिन संख्याओं में जब कोई आधार नहीं होता है तो आधार क्या होता है। अब लॉग में दोस्तों अगर बेस नहीं लिखा है तो बेस कितना माना जाता है। लॉग जैसे लिख दिया यहाँ पे 3, तो यहाँ पे बेस कितना माना जाता है, यहाँ पे बेस माना जाता है 10। तो ऑप्शन द जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 29 है, जब पूंजी को प्रायः सामान्य मूल्य की इकाइयों में बांट दिया जाता है तो इस प्रत्येक इकाई को क्या कहते हैं। तो इस प्रत्येक इकाई को शेयर कहते हैं, ऑप्शन सा सही हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है, यदि ए एक देखिए यहाँ पे सेट दिया गया है, बी एक सेट दिया गया है हो, तो ए इंटरसेक्शन बी पूछ रहा है, मतलब ए और बी दोनों में कौन से पद आ रहे हैं। ऐसे कौन से पद हैं जो ए और बी दोनों में आ रहे हैं। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है जो ए और बी दोनों में पद आ रहे हो। तो ए में देखिए स्मॉल ए आ रहा है, क्या बी में आ रहा है, तो हाँ बी में भी स्मॉल ए आ रहा है। तो ए इंटरसेक्शन बी में ए लिखेंगे। अब देखिए स्मॉल बी आ रहा है, स्मॉल सी आ रहा है, स्मॉल डी आ रहा है, और बाकी यहाँ पे एक्स वाई आ रहा है, तो कोई भी बाकी पद ए और बी दोनों में कॉमन नहीं है। तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी का जो सेट बनेगा उसमें केवल एक एलिमेंट होगा, एक अवयव होगा ए, ठीक है। तो ऑप्शन सा सही हो जाएगा ए। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 33 है, यदि ए यहाँ पे एक सेट दिया गया है व बी एक सेट दिया गया है। बी देखिए यहाँ पे लिखना भूल गया है, बी बराबर कितना है, यहाँ पे बी जो सेट दिया गया है वह बराबर है 3, 6, 9 और 12 को, और बी माइनस ए आपसे पूछ रहा है। तो चलिए देख लेते हैं किस प्रकार से सॉल्व होगा। देखिए ए जो सेट है उसमें क्या क्या है, उसमें है 1, 3, 5, 7, 9 और 11 है। और बी सेट यहाँ पे जो दिया गया है वह लिख लीजिए। बी कितना दिया गया है, बी दिया गया है 3, 6, 9 और 12। अब देखिए यहाँ पे पूछ क्या रहा है, दो सेट आपको दे दिए गए हैं और आपसे पूछ रहा है b माइनस ए। अब b माइनस ए का मतलब आप क्या समझेंगे, b माइनस ए मतलब कि b में से ऐसे पद निकाल देने हैं, b सेट में से ऐसे पद निकाल देने हैं जो a में हो, ठीक है। तो a में देखिए 1 है, तो b में 1 तो है नहीं, तो निकालेंगे कहां से, ठीक। तो अब देखिए a में 3 है
तो बी में देखेंगे तो बी में भी 3 है, तो 3 को बी से निकाल देंगे। बी माइनस ए जब लिखेंगे तो 3 उसमें नहीं रहेगा। इसी प्रकार से ए में देखिए 5 है और बी में 5 नहीं है, तो निकालेंगे कहां से। इसी तरीके से देखिए ए में 7 है, बी में 7 नहीं है, और इसी प्रकार से देखिए ए में 9 है तो बी माइनस ए में से 9 निकल जाएगा। और इसी प्रकार से देखिए ए में 11 है तो 11 तो बी में है नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 3 और 9 निकल जाएगा। 3 और 9 क्यों निकल जाएंगे, क्योंकि ए में 3 और 9 हैं और बी में भी 3 और 9 हैं, तो इस तरीके से निकल जाएंगे। और यहाँ पे बच जाएगा 6,12। बी माइनस ए कितना आ जाएगा, 6,12। यहीं पे अगर आपसे a माइनस बी पूछा होता, आपका उत्तर आ गया क्या, 6,12 आएगा। ऑप्शन ए सही, ऑप्शन आ जो हो जाएगा यह सही हो जाएगा। अब मैं आपको बता देता हूं, अगर a माइनस बी पूछा होता तो आप किस प्रकार से निकालते। तो आप ऐसे पद ए में से निकाल देते जो बी में प्रेजेंट होते। तो बी में देखिए 3 है, 6 है, 9 है और 12 है। और ए में देखिए क्या है, ए में भी 3 है और ए में 9 है, ठीक है। तो ऐसे पद 3 और 9 ए में से निकाल देंगे और बाकी रेस्ट लिख देंगे। यानी कि ए में क्या बच जाएगा, 1, 5, 7 और 11, ये 4 पद ए में बच जाएंगे। ए माइनस बी इतना आ जाएगा, ठीक। तो आप समझ गए होंगे बी माइनस ए और ए माइनस बी में अंतर है, ठीक है, और दोनों चीजें आप समझ गए होंगे, ठीक। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 34 है, -1 और +1 के बीच धन पूर्णांकों का कौन सा समुच्चय है। अब -1 और +1 के बीच कोई धन पूर्णांक आता है, पूर्णांक तो कोई नहीं आता, बस शून्य आता है जो धन पूर्णांक नहीं है, ठीक है। क्योंकि शून्य जो होता है प्लस माइनस दोनों होता है, इसलिए कोई भी समुच्चय पूछ रहा है, कौन सा समुच्चय, कौन सा सेट होगा, तो वह होगा रिक्त सेट, जिसे इंग्लिश में आप बोलते हैं एम्प्टी सेट। तो ऑप्शन बा जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा, रिक्त समुच्चय होगा। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, समुच्चय a, b का एक समुच्चय बताइए। तो a, b का एक समुच्चय b, a भी हो सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन आ सही हो जाएगा, ठीक। और ये एक समुच्चय इसका ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ठीक। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 36 है, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों का कौन सा समुच्चय है। अंग्रेजी वर्णमाला का समुच्चय अगर आप लिखेंगे तो A, B, C, D, इसी प्रकार से Z तक आप लिखेंगे 26 अक्षर। तो यह कैसा समुच्चय है, यह एक रिक्त समुच्चय तो है नहीं, क्योंकि इसमें 26 शब्द हैं, 26 एलिमेंट है। और एक समुच्चय एकल समुच्चय भी नहीं है, असीमित भी नहीं है, तो द ऑप्शन सीमित समुच्चय है। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 37 है, x इज एलिमेंट ऑफ a का अर्थ है। अब देखिए इसको किस प्रकार से लिखा जाता है, x इज एलिमेंट ऑफ a, मतलब कि x एक a का एलिमेंट है, x एक a सेट का अवयव है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x समुच्चय a का अवयव है, x इज एलिमेंट ऑफ a। अब अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 38 है, समुच्चय 1, 2, 3 में उप समुच्चय की कुल संख्या होगी। तो किसी भी सेट का उप सेट आपको अगर देखना है कितना होगा, तो वह कैसे निकालते हैं, टू द पावर n, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, n का वैल्यू यहाँ पे क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट, तो 2 के घाते 3, यानी कि कितने हो जाएंगे, 8 उप समुच्चय हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन सा सही हो जाएगा। और अगर आपको देखना है कि 8 उप समुच्चय कौन से होंगे, तो मैं आपको बता देता हूं, 8 कौन होंगे, 1, 2 और 3 यही समुच्चय है। तो इसमें 8 समुच्चय बनेंगे। कैसे, एक समुच्चय तो हर समुच्चय का होता है नल सेट, ठीक। एक सब सेट जो होता है, हर एक सेट का उप समुच्चय हर एक समुच्चय का क्या होता है, 5 होता है। और एक एलिमेंट रखा जाए तो 1 आ जाएगा, ठीक।
और एक एलिमेंट रखते हुए 2 भी एक समुच्चय बन जाएगा, एक एलिमेंट रखते हुए 3 भी एक समुच्चय बन जाएगा। इसी प्रकार से 4 समुच्चय हो गए और 2 एलिमेंट रखते हुए 1,2 यह भी एक समुच्चय उप समुच्चय बनेगा और 2,3 यह भी एक उप समुच्चय बनेगा। इसी प्रकार से 1,3 यह भी एक उप समुच्चय बनेगा और एक उप समुच्चय खुद होता है अपना, ठीक है। तो 3 एलिमेंट रखते हुए इन तीनों को लेते हुए भी एक समुच्चय बन जाएगा। तो 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गया और 2 8। तो 8 समुच्चय हमको मिल जाएंगे, 8 उप समुच्चय बन सकते हैं इस समुच्चय के, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन सा 8 सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 39 है, यदि A 3,5 व B 4,6 है तो A इंटरसेक्शन B मैंने आपको क्या बताया है, क्या होता है, वह पद जो दोनों में उपस्थित हो। तो यहाँ पे देखिए कोई ऐसा पद नहीं है जो दोनों में उपस्थित हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सही, फाई, जिससे समुच्चय में कोई भी अवयव नहीं होते हैं उसे फाई से दिखाते हैं या फिर ऐसे केवल ब्रैकेट लगा करके छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन आ सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 40 है, x² - 8x + 7 के गुणनखंड हैं। तो देख लीजिए इसका गुणनखंड कैसे करेंगे। x² - 8x + 7 इसी का गुणनखंड करना है। तो मैंने आपको हमेशा बताया है ax² + bx + c, यह इसी से कंपेयर करते हैं। तो सबसे पहले a × c निकाल लेते हैं। a × c, यहाँ पे a की वैल्यू देखिए 1 है, b की वैल्यू -8 है और c की वैल्यू 7 है। अब a × c कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो 1 × 7 यानी कि 7 आ जाएगा और -8। b को आपको इस प्रकार से तोड़ना है कि जोड़ें तो -8 ही आए और गुणा करें तो कितना आ जाए, 7 आ जाए। 2 पदों में इसको -8 को 2 पदों में इस प्रकार से तोड़ना है। अगर हम गुणा करते हैं तो कितना आए, 7 आए और जोड़ें तो -8 आ जाए। कौन कौन से पदों में तोड़ सकते हैं, -7 और -1। -7 गुणे -1 करेंगे तो 7 आ जाएगा और दोनों जोड़ेंगे -7 और -1 को तो -8 आ जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से अब बीच वाले पद को कितना लिख सकते हैं, इसी को लिख देंगे -7x - 1x धन 7, बस इतना है। बस -8x की जगह हमने कितना लिख दिया है, -7x और -x, ठीक है। अब इसका गुणनखंड हो जाएगा, कर लीजिए। अब यहाँ पे x कॉमन मिल जाएगा, x² में से x निकाल लेंगे तो क्या बचेगा x, और -7x में से x निकाल लेंगे तो क्या बचेगा 7, और यहाँ पे -1 कॉमन ले लेंगे तो अब -x था, -1 कॉमन ले लिया हमने तो ये कितना बच जाएगा +x, और 7 +7 में से -1 कॉमन लेंगे तो -7 बचेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x - 7 है और यहाँ भी x - 7 है, तो दोनों जगह से x - 7 कॉमन आ जाएगा। और यहाँ क्या बचा हुआ है, यहाँ x बचा हुआ है, x लिख लेंगे, यहाँ -1 बचा हुआ है, -1 लिख लेंगे, यही गुणनखंड हो जाएगा। एक ब्रैकेट में x - 7 और दूसरे ब्रैकेट में x - 1। तो ऑप्शन सा में दिया गया है, तो ऑप्शन सा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 41 है, x² - x - 15 के गुणनखंड हैं। तो अभी जो मैंने आपको बताया वैसे ही करना है आपको, कुछ इसमें अलग नहीं करना है। किसका गुणनखंड करना है, 6x² - x - 15 का। तो यहाँ पे a × c कितना आएगा, यहाँ पे a × c 90 आएगा। 6 का गुणा होगा 15 में, -15 में बल्कि, तो -90 आएगा। और -1 को हमको तोड़ना है किसमें, कि गुणा करें तो -90 आए और जोड़ें तो -1 आए। तो कितना लिख सकते हैं, -10 और 9 धन 9, ठीक। तो 6x² - 10x + 9x - 15। अब यहाँ पे कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे कितना कॉमन आएगा, 2x कॉमन आएगा और यहाँ बचेगा कितना 3x - 5, और यहाँ पे 3 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा
3x -5। ठीक, तो 3x -5 दोनों जगह कॉमन हो जाएगा और यहाँ कितना कॉम बचा हुआ है 2x और +3। तो इस तरीके से कितना आ जाएगा गुणनखंड 3x -5 इंटू 2x +3। यहाँ पे देखिए 3x -5 इंटू 2x +3, तो ऑप्शन दा जो हो जाएगा 3x -5 इंटू 2x +3, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 42 है, a² + 2 + 1 बाई a² का गुणनखंड करें। तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है यह क्या है, सीधे सीधे फॉर्मूला है a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप लगाएंगे तो ये कितना होता है a² + 2ab + b² होता है, यही होता है फॉर्मूला। अब यही यहाँ पे लिखा गया है, आप देखिए a + 1 बाई a का होल स्क्वायर है यह जो आपको प्रश्न में दिया गया है, यह कितना है a + 1 बाई a का होल स्क्वायर। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 43 है, 10.5 का स्क्वायर। अब 10.5 का 2 बार गुणा करना है, तो 2 बार आप गुणा कर लोगे तो कितना आ जाएगा 110.25। तो ऑप्शन बा जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा 110.25। अगला क्वेश्चन है 44, 5.41 इंटू 4.36 माइनस 3.23 इंटू 5.41 माइनस 5.41 इंटू 1.13 का संक्षिप्त रूप में मान होगा। तो संक्षिप्त रूप में यहाँ पे मान बताना है, तो देखिए यहाँ पे बस 5.41 आपको कॉमन ले लेना है, उसके बाद क्या बच जाएगा 5.41 आप कॉमन ले लोगे, उसके बाद ब्रैकेट में बचेगा 4.36 माइनस 3.23 यहाँ बचेगा दूसरे पद में माइनस 3.23 और यहाँ पे माइनस 1.13 बचेगा। ठीक है, तो प्लस में 4.36 है और यहाँ पे माइनस में 3.23 है और यहाँ माइनस में 1.13 है, तो माइनस माइनस ये दोनों जुड़ जाएंगे और माइनस 4.36 के बराबर हो जाएंगे और दोनों आपस में जीरो हो जाएंगे, तो यहाँ ब्रैकेट में जीरो बच जाएगा, तो इसका गुणा जीरो में होगा तो ये भी जीरो हो जाएगा, तो ऑप्शन दा जीरो सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाज्य बराबर क्या होता है। तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, तो ऑप्शन सा सही हो जाएगा। भाज्य होता है दोस्तों जिसमें भाग दिया जाता है और भाजक जिससे भाग दिया जाता है, भागफल जो भाग देने के बाद जितनी बार जाता है, ठीक है, तो वो होता है भागफल और जो बचा रहता है वो होता है शेषफल। ठीक है, तो भाज्य बराबर अगर लिखेंगे तो आएगा भाजक गुणे भागफल और धन शेषफल जो बचा रह गया। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 46 है, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका है। प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं कौन सी होंगी, प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं, यानी कि देखिए एक ना तो भाज्य है ना अभाज्य है, 2 एक अभाज्य संख्या है, 3 एक अभाज्य संख्या है, इसी तरीके से 4 भाज्य है, 5 अभाज्य है, 7 अभाज्य है और 9 भाज्य है, 10 भाज्य है, 11 अभाज्य है। ठीक, तो माध्यिका यहाँ पे देखेंगे 5 संख्याओं की, तो 5 संख्याओं की माध्यिका क्या हो जाएगा, तीसरा पद हो जाएगा। माध्यिका का सूत्र लगाइएगा तो तीसरा पद आएगा n/1/2वां पद होता है, तो तीसरा पद आएगा यहाँ पे, तो 5 जो हो जाएगा वह माध्यिका हो जाएगा। वैसे ही अगर आपने क्रम से लिखा है सभी पदों को तो बीच का जो बिल्कुल पद होता है वह माध्यिका होता है, तो ऑप्शन सा 5 बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए आंकड़ों 3, 4, 7, 9, 10, 13, 15 की माध्यिका होगी, तो यहाँ पे देखिए कितने आंकड़े हैं 3, 4, 7, 3 आंकड़े ये, 3 आंकड़े ये और 15, तो यहाँ पे सीधे सीधे बीच वाला पद जो है 9 वह क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगी। ऑप्शन बा सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए और माध्यिका का सूत्र अगर आप लिखना चाहें तो माध्यिका का सूत्र क्या होता है, अगर विषम संख्या है n विषम है तो n/1/2वां पद। ठीक, इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 48 है,
प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। तो प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी हैं, 1 2 3 4 5। तो पांचों को जोड़ेंगे आप तो 15 आएगा और बटे में आ जाएगा 5, तो समांतर माध्य कितना आ जाएगा 3। तो ऑप्शन द बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 49 है, 10 12 19 9 13 12 8 12 11 17 और 13 का बहुलक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे अधिक बार क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। तो यहाँ पे बहुलक क्या हो जाएगा, 12। ऑप्शन आ बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 50 है, 10 प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य होगा। 10 प्राकृतिक, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याएं हो गई। इनको आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा, इनको आप जोड़ लोगे तो 55 आएगा और बटे में 10। ठीक है, तो समांतर माध्य का फॉर्मूला आपको पता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो इन 10 पदों को आप जोड़ोगे तो 55 आएगा और बटे कितने पद हैं ये 10। तो 10 से भाग करेंगे, 55 में भाग होगा 10 से, तो 5.5 आएगा। ऑप्शन आ बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे आपने 50 प्रश्नों तक आपने देख लिया। ये दूसरा पार्ट आपका कंप्लीट होता है। अब दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और अपने 5 दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। 5 सबसे खास मित्रों में इस वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही उसके बगल में बेल आइकन होगा, उस पे आप ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा जिससे सभी नोटिफिकेशंस आपको मिल पाए। ठीक है, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। इसी तरीके से आसान भाषा में अभी तीसरा पार्ट आपका बचा हुआ है, उसमें आपके बचे हुए जितने बहुविकल्पी प्रश्न हैं वह सारे हम देख लेंगे। और इसी तरीके से अपने थर्ड सेमेस्टर की बेहतरीन पढ़ाई करने के लिए आप डाउनलोड करिए टारगेट यूपीटेट सीटेट ऐप को, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, या फिर सीधे आप प्ले स्टोर पे जाकर के टारगेट यूपीटेट सीटेट सर्च करके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और ऐप पे आपको डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का कोर्स मिल जाएगा, वहां पे आप सारी चीजें व्यवस्थित अपनी तैयारी कर सकते हैं। अब दोस्तों इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।